बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर व्यूअर्स, आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एसेप्सिस एंड मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। हमारे आज के ऑब्जेक्टिव होंगे आइडेंटिफाई द 6 कंपोनेंट्स ऑफ चेन ऑफ इन्फेक्शन। इसके अलावा एक्सप्लेन एग्जांपल ऑफ वे दैट इन्फेक्शन में ऑकर। इसके अलावा डिस्क्राइब फैक्टर दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन वेरियस सेटिंग। तो ये 3 हमारे मेन ऑब्जेक्टिव होंगे कि हमें पता हो एट द एंड कि चेन ऑफ इन्फेक्शन के कौन से 6 कंपोनेंट है, इसके अलावा कौन से वैसे इन्फेक्शन हो जाता है, और इसके अलावा कौन से फैक्टर है या कौन से ऐसे हेल्थ केयर या वेरियस सेटिंग या वेरियस इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर का चेन ऑफ इन्फेक्शन के अंदर क्या रोल है, किस तरह इन्फेक्शन कंट्रोल किया जा सकता है, एक इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स का क्या रोल होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ एसेप्सिस। एसेप्सिस का मतलब होता है कि वो स्टेट जिसमें जरासीम की कोई मौजूदगी ना हो, यानी द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या वो प्रोसेस जिसमें से हम रिमूव करते हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या वो कंडीशन जिसके अंदर लिविंग पैथोजन या ऑर्गेनिज्म एब्सेंट होते हैं, यानी स्टेट ऑफ स्टेरिलिटी भी हम इसको कहते हैं। सेप्सिस का मतलब इन्फेक्शन होता है, एसेप्सिस का मतलब होता है एब्सेंट ऑफ इन्फेक्शन। मेडिकल एसेप्सिस कौन से होते हैं? तो मेडिकल एसेप्सिस का मतलब इसको हम क्लीन एसेप्सिस भी कहते हैं। मेडिकल और क्लीन एसेप्सिस रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंट दियर स्प्रेड। इसके अलावा अगर हम मेडिकल या क्लीन एसेप्सिस करते हैं तो हम ऑर्गेनिज्म की तादाद को और उसकी स्प्रेडिंग को रोकते हैं। द कोर मेडिकल एसेप्टिक प्रैक्टिस इंक्लूड द फॉलोइंग। जो मेडिकल या क्लीन एसेप्सिस के मेथड्स है या तरीके है या प्रैक्टिस है जो हम अप्लाई करते हैं, वो हैंड वॉशिंग है, इन्वायरमेंट को क्लीन करना, ये भी मेडिकल एसेप्सिस है। वेयर अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मीन कि अगर हम ग्लव्स, गोन, मास्क, फेस शील्ड वगैरह ये पहनते हैं या शूज़ और पहनते हैं तो ये मेडिकल या क्लीन एसेप्सिस है। डिसइंफेक्टेंट आर्टिकल एंड सर्विसेज, अगर हम किसी आर्टिकल को या सर्विस को डिसइंफेक्ट करते हैं तो वो भी मेडिकल एसेप्सिस के अंदर आते हैं। इसके अलावा हम अगर कोई एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यूज़ करते हैं तो वो मेडिकल या क्लीन एसेप्सिस के प्रैक्टिसेस हैं। सर्जिकल एसेप्सिस कौन से होते हैं? तो सर्जिकल एसेप्सिस को हम स्टेराइल एसेप्सिस भी कहते हैं, यानी include procedure to eliminate microorganism from an area and is practiced by surgical technologists and nurses। यानी सिंपली ओटी टेक्नीशियन या जो ओटी टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं या जो ऑपरेशन थिएटर रूम के अंदर नर्सेज जो भी प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं पेशेंट के लिए, उसको हम कहते हैं कि दिस इज सर्जिकल आर स्टेराइल एसेप्सिस। सर्जिकल एसेप्सिस आल्सो कॉल्ड एसेप्टिक और स्टेराइल टेक्निक, जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करते हैं बिफोर दे कैन एंटर इन ओपन सर्जिकल वुंड, इससे पहले कि वो ओपन सर्जिकल वुंड में दाखिल हो जाए या स्टेराइल फील्ड को कंटामिनेट करते हैं, उससे पहले हम उस जरासीम को रिमूव करते हैं या एलिमिनेट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सर्जिकल एसेप्सिस। इसके अलावा सर्जिकल एसेप्सिस इज़ ऑलवेज प्रैक्टिसाइड्स इन ऑपरेटिंग रूम, यानी ओटी रूम के अंदर हमेशा ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं स्पेशल प्रोसीजर के दौरान, डायग्नोस्टिक एरिया के अंदर, बंद यूनिट के अंदर, इसके अलावा लेबर रूम एंड डिलीवरी एरिया के या डिलीवरी के केसेस के दौरान हम स्टेराइल या सर्जिकल एसेप्सिस इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं या यूज़ कर रहे होते हैं। चेन ऑफ इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो इसके 6 कंपोनेंट है कि इन्फेक्शन एजेंट, रिजर्वायर, फोटोल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फोटोल ऑफ एंट्री एंड ससेप्टेबल होस्ट। तो इन्फेक्शन एजेंट तो या वायरस हो गए या बैक्टीरिया या फंजाई या प्रोटोजोआ। रिजर्वायर जो सेकंड कंपोनेंट है वो हम कहते हैं कि जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ ये प्रेजेंट होते हैं, इनकी ग्रोथ होती है, इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब होता है कि वो रिजर्वायर से किस तरीके से निकल रहे होते। इसके अलावा मोड ऑफ ट्रांसमिशन की वो डायरेक्ट थ्रू स्किन, थ्रू रिस्पायरेटरी इन्हेलेशन, थ्रू जीआई सिस्टम या स्किन के ज़रिए या थ्रू ब्लड, उसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। पोर्टल ऑफ एंट्री की अगर हम बात करें तो वो माउथ के ज़रिए दाखिल हो रहे हैं, नोज़ के ज़रिए दाखिल हो रहे हैं, स्किन के ज़रिए दाखिल हो रहे हैं। और ससेप्टेबल होस्ट का मतलब होता है कि कौन से लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल है, जो ज़्यादा रिस्क पे है, जिनको आसानी से वो इन्फेक्शन एजेंट दाखिल हो सकता है।
अगर हम सेक्स कंपोनेंट की बात करें तो द फर्स्ट लिंक चेन ऑफ इन्फेक्शन इज द इन्फेक्शन एजेंट और पैथोजन विच कैन टेक द फॉर्म ऑफ, यानी इन्फेक्शन एजेंट जो फर्स्ट कंपोनेंट से चेन ऑफ इन्फेक्शन की, वो तो या वायरस होगा या बैक्टीरिया फंजाई या पैरासाइटिक प्रोटोजोआ ये होंगे। यानी हाउ विल एनी पैथोजन इज एबल टू थ्रू डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर। एक जरासीम कितना एबल होते हैं, हमें उसको कितना सीरियस लेना पड़ता है, ये डिपेंड कर रहा होता है उसके पैथोजेनिसिटी पे, कि वो कितनी शिद्दत के साथ बीमारी पैदा कर सकती है, उसकी सीवियरिटी क्या है और उसके इन्वेसिवनेस क्या है, कि वो कितनी टेंडेंसी कितनी तेज़ी के साथ उसकी स्प्रेडिंग होती है। कि अगर हम बात करते हैं तो ये वो हैबिटेट है या वो एरिया है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म रहते हैं, उनकी नरिशमेंट होती है, उनको खुराक मिलती है और उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर हम कॉमन रिजर्वायर की बात करें तो या तो एनिमल या ह्यूमन या इंसेक्ट रिजर्वायर या इन्वायरमेंटल रिजर्वायर जहाँ पे जरासीम रहते हैं नॉर्मली। पोर्टल ऑफ एग्जिट की अगर हम बात करें, द पोर्टल ऑफ एग्जिट इन एनी रूट विच इनेबल अ पैथोजन टू लीव द रिजर्वायर आर होस्ट इन ह्यूमन द की पोर्टल ऑफ एग्जिट आर। अगर हम पोर्टल ऑफ एग्जिट की बात करें तो रिजर्वायर से जरासीम किस तरह निकलते हैं। अगर हम ह्यूमन की मिसाल ले लें रिजर्वायर की, तो ह्यूमन से जो पोर्टल ऑफ एग्जिट है वो एलिमिनेटेड है, तो वोमिटिंग, डायरिया और बाइटिंग के ज़रिए जरासीम निकल सकते हैं, या जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम व सेक्सुअल ट्रांसमिशन। इसके अलावा रिस्पायरेटरी मूड है थ्रू कपिंग, स्नीजिंग एंड टॉकिंग, इसके ज़रिए बॉडी से जरासीम बाहर निकल सकते हैं। स्किन के ज़रिए वो स्किन लीजन, ज़ख्म हो। ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन इज फ्रॉम मदर टू पेटस, और मदर अगर रिजर्वायर है जरासीम के लिए तो वो पेटस से थ्रू प्लेसेंट ट्रांसफ़र होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन या तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा या इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा। डायरेक्ट ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो इसकी मिसाल उसकी ले लो, फॉर एग्जांपल इंक्लूड टेटनस, ग्लैंडुलर फीवर, रेस्पिरेटरी डिजीज एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन के ज़रिए। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के ज़रिए ये वो मैकेनिज़्म है जिसके अंदर कोई प्लाई, कोई टैक्स या कोई मॉस्किटो जरासीम के या इन्फेक्शन एजेंट को ट्रांसफ़र करते हैं किसी और उसके ज़रिए, या किसी फूड के अंदर इन्फेक्शन एजेंट मौजूद है, वाटर के अंदर, या किसी बायोलॉजिकल या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई इन्फेक्शन एजेंट मौजूद होता है और वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसी और इंडिविजुअल को, तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कैन आल्सो भी एयरबोर्न भी हो सकता है, इन विच टीनी पार्टिकल ऑफ इन इन्फेक्शन एजेंट आर कैरिड बाय डस्ट और ड्रॉपलेट इन द एयर इनहेल्ड इनटू द लंग। यानी जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है वो एयरबोर्न इन्फेक्शन भी हो सकती है। इन ह्यूमन के अंदर के जरासीम किस रूट के ज़रिए दाखिल होते हैं, तो इन्हेलेशन के हम उसको इन्हेल करते हैं, या एब्जॉर्प्शन व म्यूकस में ब्रेन सच एज आइस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, या इंजेक्शन हम उसको जीआई सिस्टम के ज़रिए इंजेस्ट करते हैं, या इनोकुलेशन के कोई शार्प निडल या उससे शार्प इंजरी हमें पहुंच जाती है और स्किन रप्चर हो जाते हैं, तो उस वाली इंजरी को हम कहते हैं इनोकुलेशन। इसके अलावा इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई हम सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे होते हैं या कोई प्रोसीजर या कोई डिवाइस इम्प्लांट कर रहे होते हैं, उस दौरान अगर किसी जरासीम की एंट्री हो जाती है तो उसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। ससेप्टेबल होस्ट की पहले भी हमने बात की कि वो लोग कि जो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि जिनको आसानी से इन्फेक्शन डिजीज़ हो सकती है या बीमारी लग सकती है, ये डिपेंड कर रहा होता है उनकी एज के ऊपर। इसके अलावा कुछ अंडरलाइन डिजीज़ अगर उनको क्रोनिक कोई बीमारी है या माल न्यूट्रिशन है या डिहाइड्रेशन वाले लोग हैं तो वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। इसके अलावा अगर कोई इमोबाइल पर्सन है तो वो भी ज़्यादा रिस्क पे होता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी पर्सन है जो ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं जिससे उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, यानी इम्यून सप्रेसर ड्रग ले रहे हैं, तो वो भी ससेप्टेबल हो से ज़्यादा रिस्क पे हैं। इसके अलावा जनरल रेजिस्टेंट पावर सच है फॉर एग्जांपल म्यूकस, स्किन का रिफ्लेक्स, ये जिसकी वीक होती है दैट कैन हेल्प डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो नॉर्मली जिसकी हार्ड होती है स्किन या कपिंग रिफ्लेक्स अच्छा होता है तो उसको आसानी से बीमारी नहीं होती, जिसकी ये वाली सिस्टम या ये फैक्टर वीक होते हैं वो भी ससेप्टेबल होस्ट बन जाता है। हम कैसे इन्फेक्शन या चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। द हेल्थ केयर इन्वायरमेंट कैन एक्सपोज पेशेंट टू इन्फेक्शन रिस्क दैट मे नॉट इनकाउंटर एल्सवियर। अंडरस्टैंडिंग हाउ इन्फेक्शन बिकम एस्टेब्लिश एंड हाउ दे आर ट्रांसमिटेड इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। हम अगर इस चेन को ब्रेक करना है हमने तो हमें पता हो कि इस बीमारी की मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। इसके अलावा इसके लिए कौन से हमने स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लेनी है। अगर हमें उसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में पता हो और स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के बारे में पता हो तो हम उस इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक कर सकते हैं।
सकते किसी भी स्टेज के अंदर। इन्फेक्शन डिजीज़ जो होती है वो वेराइटी ऑफ तरीक़ों से फैल रही होती है, हवा के ज़रिए, फ्रॉम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंटेक्ट के ज़रिए, पर्सन टू पर्सन, सॉइल ऑब्जेक्ट से, स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन से, सलाइवा से, यूरिन से, ब्लड से, बॉडी सिक्रीशन से, थ्रू सेक्सुअल कंटेक्ट एंड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ये वो वेज है, वो ज़रिए या जिसके ज़रिए एक इन्फेक्शन बीमारी एक पर्सन से या एक एनवायरनमेंट से किसी और हेल्थी इंडिविजुअल को ट्रांसफ़र होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें इन्फेक्शन एजेंट की, तो डायरेक्ट कंटेक्ट से यानी या ड्रॉपलेट्स से या इनडायरेक्ट से, और इसके अंदर एयरबोर्न, व्हीलबोर्न और वेक्टर बोर्न डिजीज़ आते हैं। तो सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसके अंदर एजेंट इज ट्रांसफर फ्रॉम अ रिजर्वायर टू ससेप्टेबल होस्ट बाय डायरेक्ट कंटेक्ट और ड्रॉपलेट्स दी। यानी डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो है जहाँ पे रिजर्वायर से हमारे डायरेक्ट कंटेक्ट हो जाते हैं या ड्रॉपलेट स्प्रेड के ज़रिए हमें बीमारी लग जाती है, तो उसको हम कहते हैं दिस इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट कंटेक्ट थ्रू स्किन टू स्किन कंटेक्ट हो गया, फॉर एग्जांपल किसिंग एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया। तो ये वाली जो वे है, इससे अगर कोई बीमारी लगती है तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। Direct mode of transmission refer to the ट्रांसफ़र ऑफ इन्फेक्शन एजेंट फ्राम अ रिजर्वायर टू अ होस्ट बाई सस्पेंडेड एयर पार्टिकल के ज़रिए, इनिमिनेट ऑब्जेक्ट के ज़रिए या इनिमिनेट इंटरमीडिएट या विक्टर के ज़रिए। अगर हमें बीमारी लग जाती है डायरेक्ट रिजर्वायर से तो हम उसको कहते हैं दिस इज़ डायरेक्ट ट्रांसमिशन। एयरबोर्न ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो ये वो बीमारी है जो हमें हवा से लग जाती है कि इन्फेक्शन एजेंट हवा के अंदर सस्पेंडेड घूम रहा होता है और हम उस इन्वायरमेंट के अंदर सांस लेते हैं, हम उस पार्टिकल को इनहेल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एयरबोर्न ट्रांसमिशन। व्हील बोन की अगर हम बात करें डेट में इनडायरेक्टली ट्रांसमिट इन इन्फेक्शन एजेंट इंक्लूड फूड, वाटर, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड फॉर्मेट्स। इसके ज़रिए या कोई बिडिंग या सर्जिकल स्केपूल से या हैंडकरचीफ से अगर हमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से, ब्लड से, वाटर से और गंदा खुराक से कोई बीमारी लग जाती है तो उसको हम कहते हैं व्हील बोन डिजीज़। वेक्टर बोन डिजीज़ हम उसको कहते हैं कि कोई मॉस्किटो, कोई फ्लाई, कोई मच्छर हमें काटे और वो इन्फेक्शन एजेंट किसी और जगह से उठाए और फिर हमें बाइट कर दे और हमें वो बीमारी लग जाए, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर बोन डिजीज़। फॉर एग्जांपल मलेरिया। डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर डायरेक्ट कंटेक्ट हो गया, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया, कंटेक्ट विद सॉइल, डायरेक्ट मिट्टी से कंटेक्ट हो जाती है जैसे टेटनस बीमारी हो गई, इनोकुलेशन टू स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन रप्चर हो जाते हैं ट्रांसप्लेसेंटा के ज़रिए, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट के अंदर व्हील बोन डिजीज़ है, विक्टर बोन डिजीज़ है, इसके अलावा एयर बोन, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, डस्ट है, फोमाइड्स बोन डिजीज़ है, अनक्लीन हैंड एंड फिंगर से अगर हमें कोई बीमारी लग जाती है तो उसको हम कहते हैं दिस इज इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। व्हील बोन डिजीज़ की पहले भी हमने बात की, ट्रांसमिशन थ्रू वाटर, फूड, आइस, ब्लड, सीरम, प्लाज्मा और अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के ज़रिए या टिश्यू या किसी ऑर्गन से हमें बीमारी लग जाती है तो उसको हम कहते हैं दिस डिजीज़। फैक्टर विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, यानी अगर किसी को डीप इंजरी हो जाए तो ये वो फैक्टर है कि जिससे इन्फेक्शन के रिस्क ज़्यादा हो सकते हैं। विजिबल ब्लड ऑन द डिवाइस, अगर किसी डिवाइस के ऊपर विजिबल ब्लड मौजूद है। हाई वायरल टाइटर, जहाँ पे हमें पता हो कि यहाँ पे वायरस ज़्यादा मौजूद है। आर्टरी और वेन डिवाइसेज, ऐसी डिवाइसेज जो हम वेन या आर्टरी को रप्चर करके दाखिल करते हैं। कंबाइंड फैक्टर, अगर ये ऊपर वाले सारे फैक्टर मौजूद हो तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। अनइम्यूनाइज अगेन हेपेटाइटिस बी, अगर कोई पर्सन ऐसे है जिसको अनइम्यूनाइज्ड है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। नो एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस विद जोडोविडिन, एक ड्रग्स है, अगर किसी ने फ्री प्रोफाइलेक्सिस यानी एहतियात के लिए ये इस्तेमाल ना की हो तो वो भी ज़्यादा रिस्क पे होता है। अगर हम बात करें बैक्टीरियल नमूनिया के लिए स्पेसिफिक, तो होस्ट फैक्टर के जो ओल्ड लोग होते हैं वो सीवियरली इल लोग होते हैं, अंडरलाइन जिसको लंग्स की कोई बीमारी होती है। इसके अलावा इंटेंसिव केयर सेटिंग के अंदर अगर कोई एडमिट है या एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो यूज़ कर रहे होते हैं या कंटामिनेटेड हैंड हो गए, कंटामिनेटेड इक्विपमेंट्स हो गए, ये सारे वो फैक्टर है जो कि बैक्टीरियल नमूनिया के लिए रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा मैकेनिकल वेंटिलेशन, अगर कोई मरीज़ वेंट पे है तो उसको बैक्टीरियल नमूनिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिसकी ट्रैकियोस्टोमी हो जाती है या जिस पेशेंट को नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब या सुपाइन पोजीशन में लेटा होता है। फैक्टर दैट इम्पीड नॉर्मल पल्मोनरी टॉयलेट, एब्डोमिनल और थोरेसिक सर्जरी हो गई, इमोबिलाइजेशन हो गया, तो ये सारे वो फैक्टर है जो बैक्टीरियल नमूनिया के लिए रिस्क फैक्टर है।
हेल्थ केयर पर्सनल का या एक नर्स का क्या रोल होता है इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए, कि सबसे पहले वो सर्विलेंस करे एसोसिएटेड इन्फेक्शन के, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन कौन कौन से है। इसके अलावा वो डिवाइस और लीडरशिप, उसकी जो लीडरशिप है, यानी वो अच्छी तरीके से उस यूनिट के अंदर सारी चीज़ों का मुआयना करे, उसकी सर्विलेंस करे, जान पड़ताल करे कि इससे किसी को किसी किस्म की बीमारी तो नहीं लग सकती। डिलीवरिंग ट्रेनिंग ऑन इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम टू हेल्थ केयर वर्कर। इसके अलावा कि हेल्थ केयर वर्कर जितने भी उस यूनिट के अंदर काम कर रहे होते हैं उनको स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के बारे में बताएं। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है उसको इम्प्लीमेंट करना स्टैंडर्ड तरीके से। इसके अलावा ऑडिटिंग द क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी इन्वायरमेंट क्लीनिंग, जो इन्वायरमेंट के अंदर या हेल्थ केयर सिटिंग या जिस वार्ड के अंदर वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं उसकी क्वालिटी और इफेक्टनेस को चेक करना, ये भी हेल्थ केयर पर्सनल का एक रोल है। इसके अलावा इम्प्लीमेंटिंग लोकल नेशनल इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइंस ऑन प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन क्लिनिकल केयर। क्लिनिकल केयर के लिए या इन्फेक्शन कंट्रोल के या इन्फेक्शन प्रिवेंशन के जो लोकल नेशनल या इंटरनेशनल प्रैक्टिस है या गाइडलाइन है उसको इम्प्लीमेंट करना, ताकि इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन रोक सके। Thank you for listening attentively. Thank you.